सोचिए 2029 का चुनाव हो चुका है, देश भर में हलचल है और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि देश के अगले प्रधानमंत्री का नाम तय हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से 2019 में चुनाव लड़ेंगे या फिर 79 साल की उम्र में खुद को इस रेस से हटा देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन के हाथ में होगी देश की कमान, कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल या फिर और कोई नेता जो इस वक्त चुपचाप अपनी चाल चल रहा है और 2029 में सबसे बड़ा धमाका करेगा? यह सिर्फ चुनाव नहीं है, एक थ्रिलर है जहाँ हर चेहरा एक मास्टरमाइंड हो सकता है और यह बयान एक चाल है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे देश के उस पॉलिटिकल युद्ध में जहां दांव पर है देश का कमान और सामने है वो नाम जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। मोदी जी 2014, 2019 और 2024 तक लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में दमदार जीत चले हैं। देश को मोदी सेंट्रिज्म का एक नया मॉडल दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट लिखता है, Not just 2024. Modi will be PM in 2029 too. People want him to continue. लेकिन सवाल उठता है कि 2025 में मोदी जी की उम्र 75 साल की और बीजेपी में यह उम्र लक्ष्मण रेखा मानी जाती है। हालांकि कागजों में कुछ ऐसा लिखा नहीं है। दबाया एक रिपोर्ट कहती है कि मोदी के लिए 75 की उम्र एक सिंबॉलिक सीमा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने साफ कहा है कि 75 के बाद नेताओं को अपना रास्ता खुद दे देना चाहिए और कांग्रेस ने तुरंत पीएम मोदी से पूछा, आप क्या आप भी जाएंगे? लेकिन बीजेपी ने इस बात को साफ नहीं कहा कि मोदी के बाद कौन आ सकता है या फिर कौन आएगा और वो खुद को रिटायरमेंट की बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन इंटरनल चर्चाएं शुरू हो चुकी है जहां खाली कुर्सी भरने वाले दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ऊपर से भले सब शांत हो, कोई माइक पर बोले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन अंदर से सब समझ जाते हैं अब कुर्सी पर खतरा हो चुका है। नेता लोग मुस्कुराकर हुए हाथ भले मिलाते हैं पर अंदर से बात को पता होती है। गिनती शुरू कर देते हैं कि किसका नाम आगे बढ़ाना है और किसका गेम खत्म करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि बीजेपी में ऐसे कौन से नाम है जो सामने आ सकते हैं, 2029 में खड़े हो सकते हैं। कुछ 3-4 नाम है जिससे सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ का, यानी कि बुलडोजर बाबा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे सुटेबल सक्सेसर हो सकते हैं मोदी के बाद। पूरे हिंदू समाज यही चाहता है कि योगी खुद कहते हैं पॉलिटिकल मेरा फुल टाइम काम नहीं है, मैं तो योगी हूँ। तो प्लस पॉइंट यह है कि उनको हिंदुत्व का स्ट्रॉन्ग बेस तो है और बुलडोजर इमेज भी है, पर नेशनल लेवल एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है। तो सस्पेंस वाला सवाल यह उठता है कि सिर्फ हिंदुत्व के बेस पे वो देश भर में आगे जा पाएंगे। अब बीजेपी में दूसरा नाम आता है अमित शाह। बीजेपी के मास्टरमाइंड इलेक्शन विनिंग फार्मूला बनाए, लेकिन जनता की नज़र में वह शायद लीडर के रूप में पूरी तरह से उतर नहीं पाए। ज्यादा इमेज उनकी पर्दे के पीछे होती है, स्टेज पर कम। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति पूरा गेम बैक स्टेज करता है वह क्या स्टेज पर जाकर फ्रंट रनर बनेगा? बीजेपी के अंदर बस 3 ही बड़े खिलाड़ी बचे हुए हैं, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और जेपी नड्डा। तीनों संगठन आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन गडकरी ने खुद साफ कहा है, आई डोंट वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर पीरियड, यानी पीएम बनने की उनकी इच्छा जमीनी तौर पर तो नहीं है। फडणवीस और नड्डा ने अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, हाँ भी नहीं कहा है और ना भी नहीं कहा है। मतलब वो भी इस रेस में पूरी तरह स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशनल ताकत वाले खिलाड़ी के पास अभी तक वो नेशनल करिश्मा नहीं है कि चुनावी मैदान में उनकी बात सुनने लायक है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि भाजपा के इंटरनल ताल में अभी काम बाकी है। तो हम बात कर लेते हैं कि विपक्ष में ऐसे कौन से खिलाड़ी है जो कि सामने आना चाहते हैं या फिर आ सकते हैं। जो सबसे पहला नाम आता है वो है राहुल गांधी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में लिखा, राहुल गांधी सेट टू बिकम पीएम एज सपोर्ट ग्रोस फॉर इंडिया ब्लॉक। यहाँ तक शिवसेना यूबीटी के संजय रावत ने कहा था कि अगर राहुल मानेंगे तो उन्हें हम पीएम बनाना चाहेंगे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी का माहौल तो बन रहा है, वे कुछ लोगों की नज़र में आ रहे हैं, उन्हें समर्थन भी कहीं न कहीं से मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी ही अपनी पार्टी के
पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी बीजेपी नेताओं की इंटरनल बातचीत का हवाला देते हुए यह कहा था कि राहुल को कांग्रेस के भीतर पूरी लॉयल्टी नहीं मिल रही है। मतलब यह कि जनता का मूड थोड़ा बदल रहा है, लेकिन न पार्टी में एक मत समर्थन है और न ही जनता का भरोसा इतना गहरा है। मिलकर कहें बस यही चाहिए हमें। राहुल गांधी अब तक वन ऑफ द मेन वाली छवि नहीं बना पाए हैं। अब जो विपक्ष में दूसरा बड़ा नाम आता है वो है केजरीवाल। केजरीवाल जी का दिल्ली के पॉलिटिकल के बादशाह कहे जाते हैं, जिन्होंने दिल्ली में गवर्नेंस की छाप छोड़ी है। पर सीबीआई और ईडी के तगड़े आरोप भी हैं। अगर इंडिया अलायंस इन सबों आरोपों को इग्नोर करे आगे बढ़ता है तो क्या केजरीवाल दिल्ली मॉडल पूरे देश में ला पाएंगे? अब अंत में दो नाम और आते हैं विपक्ष में, शरद पवार और नीतीश कुमार। उन्होंने ही अपने अपने राज्यों में बड़ा रोल निभाया है, लेकिन देश की गद्दी पर बैठने के लिए सिर्फ तजुर्बा नहीं, ताजगी भी होना चाहिए और फिलहाल इनके पास नहीं। वह नया जोश और जनता दोबारा लुभाने वाली पकड़ जो है वह थोड़ी कमजोरी दिखती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों लायक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इन सबसे करीब कौन है, हो सकता है जो गद्दी की तरफ अपनी नजदीकियां बढ़ा सकता है। बीजेपी के पास है योगी, जो हिंदुत्व को पकड़ सकते हैं, लेकिन नेशनल एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है। अमित शाह रणनीति पर तो चलते हैं, लेकिन जनता में कम लोकप्रिय है। विपक्ष में राहुल गांधी समर्थकों के साथ तैयार है, लेकिन इंटरनल रिस्पेक्ट अभी तक उनको नहीं मिली है। केजरीवाल जो गवर्नेंस मॉडल तक तो रख सकते हैं, पर उनके पास आरोपों का झोपड़ा है। मतलब ये कि सब कहीं ना कहीं बीच लाइन में खड़े हैं, लेकिन कोई भी फिनिश लाइन पार नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 2029 में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? बीजेपी से खुद मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, या और कोई? विपक्ष से राहुल गांधी, केजरीवाल, या और कोई दूसरा? हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास मिस हो ना पाए।